हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स में मनी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की शुरुआत करी थी। इसमें हमने मनी की शुरुआत करी। तो मनी में हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो ये 6 टॉपिक है। इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति, मुद्रा का विकास। फंक्शन इन मनी यानी कि मुद्रा के कार्य। डिमांड ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मांग। सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की आपूर्ति। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति के माप। और फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे इन सिलेबस में जो 6 टॉपिक है, इनमें से हमने इवोल्यूशन इन मनी की सबसे पहले शुरुआत करी थी। तो मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मनी, मुद्रा की उत्क्रांति के ये 6 लेवल है। सबसे पहले मुद्रा की उत्क्रांति में बार्टर सिस्टम था, उसके बाद कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, फिर बैंक मनी, उसके बाद डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी। तो कल के लेक्चर में हमने बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो पेपर मनी पे रहेगा। तो कल के लेक्चर के रिवीजन के तौर पर हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन है वस्तुओं के आदान प्रदान से किया गया व्यापार। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने कल के लेक्चर में देख लिए थे। उसके बाद में कमोडिटी मनी, इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने कल के लेक्चर में देखे थे। फिर है मेटेलिक मनी, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देखी और 4 कीवर्ड हमने देखे थे। इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, टोकन कॉइन और फुल बॉडीड कॉइन। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ मनी। उसके बाद फेस वैल्यू यानी कि एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज की गई वैल्यू। टोकन कॉइन वह कॉइन होते हैं जब फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो, और जब इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो तो वह ऐसे कॉइन कहलाते हैं फुल बॉडीड कॉइन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पेपर मनी की। तो जब पहला लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको बताया कि हम पेपर मनी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की हेडिंग लगाइए पेपर मनी। तो पेपर मनी की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं, पहली हेडिंग लगाइए अब आज की पेपर मनी। आप साथ में राइट डाउन करते रहिएगा और समझते रहिएगा। पेपर मनी में सबसे पहले आज जो हम मनी देखते हैं, आज जो हम करेंसी देखते हैं, वही एक पेपर मनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे जो कल हमने किया था आज एक बार वापस पूछता हूँ कि क्या पेपर मनी में की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और क्या पेपर मनी की फेस वैल्यू होती है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अंतर्भूत मूल्य, फेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या पेपर मनी की होती है? तो कल मैंने आपको बताया था कि नहीं होती है, लेकिन फेस वैल्यू होती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब आज हम शुरुआत करने वाले हैं पेपर मनी की। तो पेपर मनी में सबसे पहले क्वेश्चन बना कि पेपर मनी की कमोडिटी मनी पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू होती है या नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पेपर मनी में। सबसे पहला कीवर्ड देखिए, फिएट मनी। कि क्या पेपर मनी एक फिएट मनी है? क्या पेपर मनी एक फिएट मनी है? तो उसके लिए हम जानेंगे कि फिएट मनी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिएट मनी क्या होता है। तो फिएट मनी उस मुद्रा को कहेंगे जो ये 2 कंडीशन पूरी करता हो, जो ये 2 कंडीशन पूरी करता हो, साइमल्टेनियसली 2 कंडीशन कंप्लीट करता हो, जो ये निम्नलिखित 2 स्थितियां पूरी करता हो। सबसे पहले जो करेंसी राजा, महाराजा या सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की गई हो, यानी कि इशूड बाई किंग, क्वीन और सेंट्रल बैंक। ऐसी मनी जो किसके द्वारा, किंग, क्वीन, सेंट्रल बैंक द्वारा इश्यू हुई गई हो। दूसरी परिस्थिति है इसकी, या तो ये फिजिकल होनी चाहिए, इट मस्ट बी फिजिकल, डिजिटल या वर्चुअल।
जब कोई भी मनी ये दो कंडीशन पूर्ण करती हो तो वो फिएट मनी होगी। तो आपको मैं क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे कि क्या पेपर मनी फिएट मनी है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं आपसे करता हूँ कि जो वर्तमान में 2000 का नोट है और एक जो 500 रुपये का नोट है वो बंद हो गया था, इनमें से कौन सी मनी फिएट मनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि फिएट मनी तो ये भी है, क्योंकि ये भी इश्यू तो हमारे सेंट्रल बैंक ने करी, और जो 500 का नोट है जो बंद हो गया है वो भी फिएट मनी है, क्योंकि वो भी इशू तो हमारे सेंट्रल बैंक ने करी और वो भी फिजिकल फॉर्म में है। ये भी इशू सेंट्रल बैंक ने करी और फिजिकल फॉर्म में है। तो फिएट मनी में बंद नोट भी फिएट मनी है और जो चल रहे हैं वो नोट भी फिएट मनी है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाएगा। तो एक कीवर्ड अब आप एक यहाँ दोबारा देखिएगा, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर किसको कहेंगे आप समझते रहिएगा। इसकी दो कंडीशन वापस है यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये फिएट मनी होना चाहिए। ये खुद लीगल टेंडर की दो कंडीशन है कि एक तो जो मनी फिएट मनी है और दूसरा है कि पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, हिंदी मीडियम वालों के लिए लेनदार अस्वीकार नहीं कर सकता। लेनदार अस्वीकार नहीं कर सकता। अब क्या है ये, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। लीगल टेंडर और फिएट मनी में फर्क क्या है। अब आप यहां पे दोबारा देखिए, एक 2000 का नोट है जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, और एक 500 का नोट है जो अभी बंद है। अब क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या जो 2000 का नोट था वो फिएट मनी है। तो जी हाँ। जो 500 का नोट है क्या फिएट मनी है। जी हाँ, क्योंकि ये दोनों, इसकी दो कंडीशन है कि ये सेंट्रल बैंक द्वारा लागू होना चाहिए, तो जी हाँ, और ये फिजिकल है तो है। ये यहाँ भी सेंट्रल बैंक द्वारा लागू है, फिजिकल है तो है। लेकिन मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूँ यहाँ पे, क्या 2000 का नोट लीगल टेंडर है। क्या 2000 का नोट लीगल टेंडर है। तो यहाँ पे इसकी पहली कंडीशन, क्या ये फिएट मनी है, तो है। लेकिन क्या ये वर्तमान में सभी दुकानदार जो लेनदार है उसे लेते हैं, इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो सभी दुकानदार उसे स्वीकार करते हैं, तो ये करते हैं। तो जो 2000 का नोट है वो फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है। लेकिन अगर 500 रुपये नोट की बात करें तो क्या वह फिएट मनी है, तो है। लेकिन क्या वह लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर की दो कंडीशन होती है कि क्या वह सेंट्रल बैंक और फिजिकल है, तो यहाँ पे है। लेकिन फिएट मनी है, सॉरी, तो हाँ। लेकिन क्या आज वह कोई भी लेनदार लेने से अस्वीकार नहीं करता, तो करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो 500 का नोट फिएट मनी है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में स्पीड से यहां पे लिख देता हूं। पेपर मनी नंबर ए बी, पेपर मनी ए बी, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, लीगल टेंडर और लीगल टेंडर और पेपर मनी हैज फिएट मनी और लीगल टेंडर। तो यहाँ पे पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, फेस वैल्यू होती है, लीगल टेंडर है, फिएट मनी है, ठीक है। लेकिन पेपर मनी में कुछ मनी नॉन लीगल टेंडर भी हो सकती है। अब आइए आप अगला कीवर्ड देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि वो फिएट मनी किसे कहते हैं, वो उसके बाद देखा लीगल टेंडर क्या होता है। अब ऐसी कोई भी करेंसी लीगल टेंडर में हमने क्या पढ़ा,
ऐसी कोई भी करेंसी जो फिएट मनी हो और लेनदार अस्वीकार नहीं कर सकता हो, ऐसी मनी को बोलते हैं लीगल टेंडर करेंसी। लेकिन जब लेनदार अस्वीकार करता हो, ऐसी मनी को क्या कहेंगे? यानी कि जब जैसे कि 500 का नोट है, 2000 का नोट है, ये है लीगल टेंडर। लेकिन 500 का नोट जब बंद है, ऐसी करेंसी को बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर। अब इसकी और इसकी कंडीशन में एक फर्क है। एक तो ये फिएट मनी होना चाहिए, तो है। एक लेनदार इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो है। इसकी और इसकी कंडीशन में एक डिफरेंस है। ये भी फिएट मनी होगा, जी हाँ, लेकिन एक्सेप्ट करेगा तो नहीं करेगा। ये हो गया नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब नेक्स्ट, देखिएगा आप, जो लीगल टेंडर होता है। अब यहाँ पे अब आप एक कंडीशन सोचिए कि मान लीजिए 2,000 रुपये के नोट है और 100 नोट है, यानी कि मान लीजिए ये 2 लाख रुपए है, लेकिन ये ब्लैक मनी है। क्या है? ब्लैक मनी है। अब ये ब्लैक मनी लेके मैं एक दुकानदार के पास जाऊंगा और दुकानदार को बोलूँगा कि इस 2 लाख रुपए का मुझे माल चाहिए, गुड्स चाहिए, सामान चाहिए। तो दुकानदार बोलेगा कि इस 2 लाख रुपए को मैं कैश में नहीं ले सकता क्योंकि ये ब्लैक मनी है और मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दुकानदार ने लेने से यहाँ पे क्या कर दिया? मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो क्या ये 2 लाख रुपए है जो नॉन लीगल टेंडर हो गए? यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि तब इस लीगल टेंडर को दोबारा डिवाइड किया गया 2 भाग में। लीगल टेंडर को क्या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब ये इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर तो सीधा वही हो गया कि वह सभी करेंसी जब दुकानदार कितनी भी अनलिमिटेड मात्रा में ले सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? वो वाइट मनी होनी चाहिए। लेकिन ब्लैक मनी से बचने के लिए दुकानदार किसी परिस्थिति में पैसे लेने से मना कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कितने रुपए लेने से मना कर सकता है? एक हद से ज़्यादा पैसे स्वीकार करने से मना कर सकता है, लेकिन वह हद कौन सी है? कौन सी हद है? तो यहाँ पे अब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इस रिलेटेड 2 एक्ट है। उन एक्ट में क्या लिखा है इन सब के बारे में, तो यहाँ पे पहले 1-2 एक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो सबसे पहला एक्ट है कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट 2011 और एक है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 और एक कॉइनेज एक्ट 2011। अब आप कॉइनेज एक्ट है, इसके थ्रू जो सभी कॉइन है वो और 1 रुपये का नोट छापा जाता है। और आरबीआई एक्ट के थ्रू इन दोनों के अलावा एक्सेप्ट कॉइन एंड 1 रुपीज़ नोट छापा जाता है। तो कॉइनेज एक्ट के अंदर लिमिटेड लीगल टेंडर की क्या बात कही गई है? लिमिटेड लीगल टेंडर की क्या बात कही गई है? तो यहाँ आप देखिएगा कि कॉइनेज एक्ट के थ्रू, कॉइनेज एक्ट के माध्यम से एक दुकानदार 1 रुपये नहीं, 50 पैसे के अधिकतम 10 सिक्के ले सकता है। और 25 पैसे तो यहाँ 25 पैसे तो आज चल ही नहीं रहा है, तो
अधिकतम कितने ले सकता है, और सिक्के में अधिकतम 1000 तक के सिक्के ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा, लेकिन आरबीआई एक्ट ने इस प्रकार के किसी भी प्रावधान की बात नहीं की है, यानी कि नोट कितने भी दे सकते हैं। लेकिन जब ब्लैक मनी अपने चरम सीमा पर जाने लगी तो एक एक्ट लाया गया, फाइनेंस एक्ट 2017। इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू एक बात कही गई कि 2 लाख रुपए आप कैश, अधिकतम 2 लाख रुपए कैश में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यूज़ करने के लिए चेक, डीडी या ओडी बनानी होगी। चेक, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या 2 लाख रुपए, और कॉइनेज एक्ट के थ्रू 50 पैसे के अधिकतम 10 और बाकी अधिकतम 1000 रुपये तक के कॉइन दुकानदार एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, उसके बाद वो मना कर सकता है। अब जब फाइनेंस एक्ट आया उसके 2 बेनिफिट थे। इसका पहला बेनिफिट था कि ब्लैक मनी से बचा जा सकता था, दूसरा जो डिजिटल इंडिया है उसे बढ़ावा दिया जाने लगा, क्योंकि 2 लाख अधिकतम। अब इसके अलावा आपको चेक, डीडी और डिमांड ओवरड्राफ्ट देना होगा। तो अब कॉइनेज एक्ट के थ्रू ये चीज़ लिखी हुई है। अब अगर हमने लिमिटेड लीगल टेंडर और नॉन लिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर के थ्रू 2 एक्ट पढ़ लिए, तो अब इन एक्ट को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा आप यहाँ पे कि आरबीआई है, इसका एक डिपार्टमेंट होता है इश्यू डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? आरबीआई का एक डिपार्टमेंट होता है इश्यू डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, नोट छापता है। नोट या रुपए छापता है। हमारी जो करेंसी है वो छापता है कौन? इश्यू डिपार्टमेंट इश्यू करता है। ठीक है, अब जो आरबीआई ने एक बार नोट छापकर बैंक को दिए, वो आरबीआई के लिए एसेट्स है या लाइबिलिटीज है? हिंदी मीडियम के लिए वह आरबीआई की संपत्ति है या आरबीआई का दायित्व है? तो संपत्ति क्या होती है? जिसके बदले में आपको वापस कभी चुकानी ना पड़े, और दायित्व हो जो चुकाना पड़े। जैसे कि मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिया। अब मैंने उधार लिया तो वो मेरे लिए 1000 लाइबिलिटीज़ है, लेकिन वह अगले की 1000 एसेट्स है। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने नोट छापकर हमें दिए, वह आरबीआई की एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है? ठीक है, तो अब आप जब कोई भी नोट देखते हैं तो नोट पे एक लाइन लिखी हुई होती है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये आरबीआई की एसेट्स नहीं होकर ये आरबीआई की लाइबिलिटीज है। आरबीआई की लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ बनती है कि जब आरबीआई कॉइनेज एक्ट के थ्रू कॉइन और 1 रुपये का नोट जारी करती है, वह आरबीआई की लाइबिलिटीज़ ना होकर एसेट्स होगी। लेकिन वहीं जहां आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जब नोट जारी करती है तो वह आरबीआई के लिए क्या होगी? लाइबिलिटीज़। ये चीज़ इन दोनों एक्ट को अलग करती है। ठीक है, अब कॉइनेज एक्ट के थ्रू आरबीआई 1 रुपये के सिक्के से लेके 1000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है। कितना? 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है। अब इन एक्ट में दोनों का फ़र्क क्या? मुख्यतः इन दोनों एक्ट में फ़र्क है कि जो कोई भी करेंसी आरबीआई एक्ट के थ्रू छापी जाएगी वो आरबीआई की लाइबिलिटीज़ है, और जो कॉइनेज एक्ट के थ्रू छापी जाएगी वो आरबीआई की एसेट्स है। और कॉइनेज एक्ट में लिमिटेड लीगल टेंडर में 50 पैसे और इन सब का उल्लेख है।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होता है, लीगल टेंडर होता है, इट मस्ट बी फिएट मनी, इट मस्ट बी फिएट मनी, इट मस्ट बी फिएट मनी और लेंडर कांट टेक टू रिफ्यूज इट, यानी कि वह उसे लेने से एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, यानी कि लेनदार को वह करेंसी लेनी ही होगी। वह होता है लीगल टेंडर। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है कि इंडिया में नोट है, जो इंडिया में जो नोट है, न्यूनतम कितने रुपए का नोट लीगल टेंडर है और न्यूनतम कितने रुपए का कॉइन लीगल टेंडर है। यानी कि वर्तमान में मिनिमम कितने रुपए का नोट मार्केट में लीगल टेंडर है और कितने रुपए का कॉइन लीगल टेंडर है। तो नोट में आपको जैसे पता है 1 रुपए का नोट लीगल टेंडर है और कॉइन कितने का है। आप यह जान के हैरान होंगे कि वर्तमान में 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का भी लीगल टेंडर है। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये बात लिखी हुई है कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज एक्ट 2011। सीडीएस में ये क्वेश्चन आया था कि लीगल टेंडर कॉइन में सबसे न्यूनतम कितने का है, तो वह होगा 50 पैसे। आज भी भारतीय बाजार में 50 पैसे के सिक्के लीगल टेंडर के तौर पे कार्य करते हैं। तो एक बार अब वापस रिवीजन के तौर पे देखते हैं कि हमने पेपर मनी की शुरुआत करी थी, और पेपर मनी में हमने सबसे पहले पढ़ा था फिएट मनी। पेपर मनी में हमने सबसे पहले पढ़ा था फिएट मनी, उसके बाद में लीगल टेंडर, उसके बाद में लीगल टेंडर के हमने 2 रूप पढ़े, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उसके बाद में हमने पढ़ा नॉन लीगल टेंडर। उसके बाद में इसके जो पेपर मनी के रिलेटेड एक्ट है वो हमने 2 एक्ट पढ़े, एक कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज एक्ट 2011, एक पढ़ा आरबीआई एक्ट 1934 और एक हल्के से एक्ट का हमने जिक्र करा था फाइनेंस एक्ट 2011, फाइनेंस एक्ट 2011। इसके तहत आरबीआई ने कहा है कि लीगल टेंडर में अधिकतम 2 लाख रुपए के नोट दुकानदार ले सकता है, बाकी में वह मना कर सकता है। इससे ज़्यादा होंगे तो दुकानदार मना कर सकता है। तो अब देखिए आगे, जब पेपर मनी की बात हुई तो मैंने आपको बोला कि हम इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो पढ़ेंगे। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मान लीजिए अब एक कंडीशन देता हूँ, लीगल टेंडर है तो वर्तमान में जब भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए, उससे पहले चलते हैं, उससे पहले नोट कौन से मार्केट में चलते थे। तो एक बार देखिए कि 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट और 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, 1000 के, एक बार 2000 को भूल जाइए आप, ठीक है। और सिक्के की बात करें तो 10 रुपये का सिक्का था, 5 रुपये का सिक्का था, 2 रुपये का सिक्का था, इसी प्रकार 1 का, 2 का सब सिक्के थे। अब देखिए जब 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया, जब वो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया, अर्थात जब ये दोनों नोट नॉन लीगल टेंडर हुए, इस प्रक्रिया को कहते हैं, बंद करने की प्रक्रिया को डीमोनेटाइज। अब जब मोदी सरकार ने डीमोनेटाइज किया था तो उसके तहत 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। यहाँ पे जब किसी नोट को बंद किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइज। लेकिन जब किसी सिक्के को बंद किया जाता है, लेकिन जब किसी सिक्के को मार्केट से नॉन लीगल टेंडर कर दिया जाता है, तो जब वह सिक्के बंद हो जाते हैं,
जब वो सिक्के बंद हो जाते हैं, यानी कि ऐसा सिक्का जो वर्तमान में नॉन लीगल टेंडर हो, वैसे सिक्के को क्या बोलेंगे हम? कॉमोरेटिव कॉइन। कॉमोरेटिव कॉइन। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसी कोई भी करेंसी जो बंद हो गई उस प्रक्रिया को बोलते हैं डीमोनेटाइज, और ऐसा कोई भी सिक्का जो बंद हो चुका हो वैसे सिक्के को बोलते हैं कॉमोरेटिव कॉइन। कॉमोरेटिव कॉइन की परिभाषा फिएट मनी। यस, क्या कॉमोरेटिव कॉइन फिएट मनी है? तो यस, क्योंकि ये लागू तो इंडियन गवर्नमेंट ने ही करा था और वह फिजिकली था, लेकिन वह नॉन लीगल टेंडर है। तो नॉन लीगल टेंडर है। यही बात अगर डीमोनेटाइज की बात करें तो फिएट मनी, तो यस, और नॉन लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। तो अब हमने दो और कीवर्ड देख लिए, एक कॉमोरेटिव कॉइन, एक कॉमोरेटिव कॉइन, एक कॉमोरेटिव कॉइन, और एक डीमोनेटाइज, डीमोनेटाइज। अब एक चीज देखिएगा, हमने दो कीवर्ड पढ़े। सबसे पहला कीवर्ड पढ़ा इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक कीवर्ड पढ़ा हमने फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक नोट है, नोट के तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। मान लीजिए एक कॉइन है, मान लीजिए एक कॉइन है, ये एक कॉइन है, मान लीजिए ये कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है, ठीक है। अब इस कॉइन को बनाने में भारत सरकार को मान लीजिए 2 रुपए का खर्चा आता है, 2 रुपए का खर्चा आता है। तो ये 2 रुपए क्या हो गए? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये 10 रुपए क्या हो गए? इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि यार 10 रुपए का सिक्का बनाने में हमें खर्चा ज़्यादा आता है, 2 रुपए का खर्चा आता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि जब इस कॉइन को बनाने में हम जहाँ 5 ग्राम का मेटल यूज़ करते हैं, कोई भी धातु, इसको घटा के 2 ग्राम की मेटल यूज़ करो। सिक्के को छोटा कर दो, सिक्के के वजन को कम कर दो, आकार को छोटा कर दो, ताकि खर्च कम आए। यानी कि जब गवर्नमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू को कम करने की कोशिश करे, इंट्रिंसिक वैल्यू को जब गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया को कहते हैं डीबेसमेंट, डीबेसमेंट, डीबेसमेंट। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गवर्नमेंट कॉइन के इंट्रिंसिक वैल्यू को कम करने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया को कहते हैं डीबेसमेंट। अब एक चीज देखिए कि मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का है और मार्केट में महंगाई इस चरम तक पहुंची है कि 10 रुपए में हम कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। अब मान लीजिए मार्केट में एक इन्फ्लेशन इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट जो 5 रुपए का पहले मिलता था, वो आज 1 लाख रुपए का मिलता है। ऐसी बहुत बार परिस्थिति आई है कि बिस्किट का पैकेट तक लाख लाख रुपए का मिलता है, क्योंकि उस समय इतनी महंगाई बढ़ जाती है, पैसे की मूल्य इतना घट जाता है। अब एक बंदा 10-10 रुपए के सिक्के लेके 1 लाख रुपए लेके कहाँ जाएगा? उस एक बिस्किट को लेने के लिए इतने रुपए लेके कहाँ जाएगा? कहाँ घूमता रहेगा वो? तो ऐसी परिस्थिति में बैंक एक अनाउंस करती हैं कि आप जितने रुपए है आपके पास वो लेके आओ और एक बड़ा नोट लेके चले जाओ। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए के 100 नोट है, तो बैंक क्या करेगी, वो 100 नोट सब लेके उसको ऐसे ही 10,000 रुपए का एक नोट दे देगी, 10,000 रुपए का नोट दे देगी। यानी कि इस परिस्थिति में गवर्नमेंट फेस वैल्यू में परिवर्तन करने की कोशिश करती है। अब यहां पे समझिएगा आप, जब देखो, जब गवर्नमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू में परिवर्तन करने की कोशिश करती है उसे कहते हैं डीबेसमेंट, और जब फेस वैल्यू में परिवर्तन करने की कोशिश करती है उसे कहते हैं रीडिनोमिनेशन, रीडिनोमिनेशन, रीडिनोमिनेशन। वर्तमान में ईरान सरकार ने ऐसा किया था, ईरान सरकार ने ऐसा किया था, ईरान सरकार ने ऐसा किया था। अब एक क्वेश्चन है कि रीडिनोमिनेशन क्या इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मदद करता है? तो जी हाँ, जी हाँ। अब आप देखिएगा वापस, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू क्या होता है? वैल्यू यूज फॉर ट्रांजैक्शन,
ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज फॉर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वैल्यू जब गवर्नमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू में परिवर्तन करने की कोशिश करती है, जब गवर्नमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू में परिवर्तन करने की कोशिश करती है उसे कहते हैं डीबेसमेंट, डीबेसमेंट। और जब गवर्नमेंट फेस वैल्यू में परिवर्तन करने की कोशिश करती है उसे कहते हैं रीडिनोमिनेशन, रीडिनोमिनेशन। अब एक बार वापस रिवीजन करते हैं टोटल पेपर मनी का, टोटल पेपर मनी का। तो पेपर मनी, इसमें हमने सबसे पहले देखा था फिएट मनी, फिएट मनी, फिएट मनी। उसके बाद में हमने देखा था लीगल टेंडर, और लीगल टेंडर के दो फॉर्म पढ़े थे, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। लिमिटेड में कॉइनेज एक्ट था, अनलिमिटेड में आरबीआई एक्ट था, लेकिन इसको भी लिमिटेड कर दिया फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू। थर्ड हमने पढ़ा था नॉन लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। उसके बाद में हमने पढ़ा था नॉन लीगल टेंडर के बाद में हमने पढ़ा था कॉमोरेटिव कॉइन, कॉमोरेटिव कॉइन। उसके बाद में हमने पढ़ा था डीमोनेटाइज, डीमोनेटाइज। उसके बाद में हमने पढ़ा था रीडिनोमिनेशन, रीडिनोमिनेशन। अगर आपको किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को वापस देखिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था डीबेसमेंट, डीबेसमेंट। और इसके रिलेटेड जो एक्ट है, सबसे पहले आरबीआई एक्ट 1934, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा था कॉइनेज एक्ट, कॉइनेज एक्ट 2011। उसके बाद में हमने पढ़ा था फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2017। अब पेपर मनी से रिलेटेड बस छोटी सी एक इंफॉर्मेशन बस ये कि पेपर मनी के रिलेटेड दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है रोशनी ऐप, रोशनी ऐप, और सेकंड एप्लीकेशन का नाम है मनी ऐप, मनी ऐप। अब देखिए पहली हेडिंग है, हमारा पहला एप्लीकेशन है रोशनी ऐप। क्वेश्चन आएगा कि रोशनी ऐप किस रिलेटेड है, तो वो मनी से रिलेटेड है। ये क्या करती है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ब्लाइंड पर्सन होते हैं यानी कि अंधे पर्सन होते हैं, एक नोट को स्कैन करती है और वो ब्लाइंड पर्सन की हेल्प करती है कि वो नोट कितने का है यह जानने के लिए। और रोशनी ऐप का विकास किसने किया था, आईआईटी रोपड़ ने, आईआईटी रोपड़ ने। सेकंड ऐप है मनी ऐप, MANI, मनी ऐप। इसकी फुल फॉर्म लिखिए आप, मनी ऐप की फुल फॉर्म लिखिए मोबाइल, मोबाइल एडेड, मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर। और इसका विकास किया था आरबीआई के आदेश पर एनपीसीआई ने, एनपीसीआई ने मनी ऐप का विकास किया था, एनपीसीआई ने। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बचती है। एक तो जो ऑल नोट है यानी कि ऑल पेपर मनी है, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। यानी कि जो 10 का रुपए का नोट है उसके ऊपर किसका साइन है, जो 20 रुपए का नोट है उसके ऊपर किसका साइन है, ये सब। और एक सिंगल नोट के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात सोचता हूँ कि हम इस ऑल नोट्स और पेपर मनी है, इस टॉपिक की शुरुआत हम कल करेंगे। कल हम क्या करेंगे कि इस बस एक छोटी से टॉपिक को 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में। तो कल हम क्या करेंगे कि कंप्लीट पेपर मनी का रिवीजन करके एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद शुरुआत करेंगे हम अगले इवोल्यूशन की, जो है बैंक मनी, बैंक मनी। अब क्या होता है बैंक मनी, अब तक हम देख रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं फिजिकल फॉर्म में वो काम हो रहा था, वो पढ़ रहे थे। लेकिन अब कुछ एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यानी कि हम रुपए को फिजिकली ना देख के डिजिटली तौर पे देखते हैं। यानी कि अब बैंक मनी की शुरुआत करेंगे। तो कल हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये पढ़ के हम बैंक मनी की शुरुआत करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है।
आज के लेक्चर को या तो आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए या आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अब देखिए, आप सब लोग बार बार ये कमेंट करके बोलते हैं कि सर वीडियो को लंबा लीजिए, 1 घंटे तक लीजिए। देखो, जो कंटेंट मैं आपको सिर्फ 35 से 40 मिनट में पढ़ाता हूँ, यही चीज़ जो दूसरे टीचर है वो 2-2 घंटे में पढ़ाते हैं। वो बीच में 5 बात वो करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहाँ वहाँ घुमा के अलग अलग चीज़ें बताते हैं। एक चीज़ बताने में 10 से 15 मिनट लेते हैं। हम जल्दी से जल्दी पढ़ के इस कोर्स को ख़त्म करते हैं। और जो 35 मिनट आप टेंशन मत लीजिए, जो स्टूडेंट्स 2-2 घंटे में पढ़ते हैं वो हम यहाँ आधे घंटे में पढ़ रहे हैं। तो कल मिलते हैं हम अगले लेक्चर में बैंक मनी के साथ। धन्यवाद।